बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, एक दूसरे का भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। और अपना ख्याल रखने की अगर हम बात करें तो खुराक जो हम खाना खाते हैं वो हमें बहुत हेल्दी रिजल्ट्स भी दे सकता है, और अगर हम गलत किस्म की खुराक लें या अनहेल्दी डाइट लें तो आप भी जानते हैं कि आपकी सेहत बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। व्यूअर्स, कौन ऐसा इंसान है जिसको चाट के ठेले नहीं पसंद, समोसे, गोलगप्पे, धुआंधार पकौड़े, ये चीज़ें नहीं पसंद? हर इंसान को इस किस्म की चीज़ें पसंद होती हैं। स्ट्रीट फूड का कुछ अपना ही मज़ा होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हाँ बंदा दही बड़े या आलू चने की चाट या बन पलस्तर या जो भी घर पे बना ले तो ठीक है, लेकिन जो बाहर के खाने का मज़ा होता है वो, या किसी ठेले पे जाके खाने का मज़ा होता है, वो आपको किसी हाई फाई रेस्टोरेंट या किसी या घरों में नहीं आता। लेकिन व्यूअर्स, अगर हम आजकल के टीनेजर्स को भी देखें, यंग बच्चों को भी देखें, आई बी ऑनेस्ट, जब मैं छोटी होती थी तो मेरा टोटल फोकस होता था कि किसी तरह दिन में एक दफ़ा बंदा जाके गोलगप्पे खा ले, कहीं से दही बल्ले खा ले, कहीं से जाके फ्रूट चाट खा ले, बन कबाब। आई बी वेरी ऑनेस्ट, एक ज़माने में हम उसको कुत्ता बर्गर भी कहते थे, तो कुत्ता बर्गर खा ले। बेसिकली पॉइंट ये होता था कि वो इतना बुरा बना होता है, इतना कुत्तों की तरह बना होता है, तो इस वजह से वो उसका नाम ही हमने कुत्ता बर्गर बचपन में रख दिया। सो द पॉइंट इज़ ये जो आप देख रहे हैं, जिसको हम बन कबाब भी कहते हैं, इसको शामी बर्गर भी कहते हैं, अंडा शामी भी कहते हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इसके नाम लिए जाते हैं, लेकिन पॉइंट वही होता है कि मतलब there's a शामी कबाब इनसाइड, देन there's an अंडा इनसाइड, एंड देन वेरियस वो हरी चटनी भी होती है, वो लाल चटनी। ऐसा मैं पूरे खाने के मेन्यू के अंदर ही घुस गई हूँ। एक्चुअली पॉइंट ये है कि आज मैंने आपसे बात करनी है स्ट्रीट फूड की। स्ट्रीट फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो ये कहूँ कि देखें, ये सारी चीज़ें अगर आप साफ़ सुथरे अंदाज में बना के खाएं तो एक्चुअली इनमें कोई इतना मेजर नुकसान नहीं है। कुछ दिन पहले हमने ऑन एयर ही शेफ़ आमना इलियास ने आपको आलू के समोसे बनाने सिखाए, वेजिटेबल समोसे सिखाए। द फैक्ट इज़ ये सारी चीज़ें बाहर के ही जायके वाली, या बल्कि बाहर के जायके से बेहतर वाली भी आप घर पे बना सकते हैं। बाहर से खाना खाने का जो मेजर इशू है वो है कि इतना ज़्यादा बैक्टीरिया, इतने ज़्यादा जरासीम कि आप जब खाने के इस तरह की चीज़ें खाते हैं, आप गोलगप्पे ले लें। गोलगप्पे एक तो किस तेल में फ्राई हुए, किन हाथों ने उनको गूंदा, फिर उनकी टिकियाँ बनाई, फिर उनको फ्राई किया, फिर वो जो पानी अंदर होता है वो वैसे ही लगता है कि जैसे किसी गंदे तालाब का पानी बंदा पी रहा है। जो खट्टा पानी होता है सबको पसंद होता है। 90% मैंने अपना बचपन में गला इसी की वजह से ख़राब किया, अपने हाजमा भी सारा ख़राब किया, पेट में मुझे अल्सर्स पड़ गए। क्यों? क्योंकि ठेलों से जाके खाने की आदत थी। अब यही गोलगप्पे जब आप घर पे बनाते हैं मिनरल वाटर से या उबले हुए पानी से, और साथ में साफ़ ग्लव्स के साथ आपने गूंदा, सारा कुछ किया, उसको तैयार किया, उसको साफ़ तेल में फ्राई किया, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब आप उन्हीं गोलगप्पों को बाहर से जाके लेते हैं और स्पेशली किसी ठेले से लेते हैं, तो आपको भी पता है कि उस ठेले के ऊपर हज़ार मक्खियाँ, मकौड़े, पता नहीं वो बर्तन भांडे कितनी को सफाई से धोए गए हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं, हज़ार फैक्टर्स होते हैं जिनसे फिर इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है। अब देखिए व्यूअर्स, गला मेरा बैठा हुआ स्मॉग की वजह से। क्या हमारी ऑलरेडी फ़िज़ा में और अदरवाइज़ इतनी आलूदगी नहीं है? पानी हमारे वैसे ही जो नलके से आता है साफ़ नहीं होता, उसको भी जब तक आप उबाल के फ़िल्टर ना करें तो वो साफ़ नहीं होता। अब आप डायरेक्ट नलके के पानी वाले जब गोलगप्पे किसी के ठेले से जाके खा लेंगे तो आपके पेट का क्या हाल होगा? फिर लोग कहते हैं गोलगप्पे खाने के बाद तो वैसे ही पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल भी गोलगप्पे खाने के बाद किसी के नहीं खराब। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल बहुत शुरू हो गई है फिर से, फ्राइज़। लोग जाके चिप्स जो हैं वो ठेलों से जाके फ्राई हुए हुए उसके ऊपर मसाले मसूले। अच्छा, वो बंदा फ्राई भी कर रहा है, अपने हाथ को भी मुंह पे मल रहा है, कभी अपने आप को खुजा रहा है, इधर उधर चीज़ों को भी हाथ लग रहा है, गंदे बर्तनों को भी हाथ लगा रहा है, और फिर उसी के साथ जो है वो हाथ से मसाला इस तरह डाल रहा है। तो आप खुद सोचें कि सारे, हम कहते हैं हाथ धोए बगैर आपने, बल्कि ग्लव्स के बगैर आप कुकिंग भी ना करें, तो वो कौन सा को इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है? और उस बेचारे के पास नॉलेज कितनी को है?
सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना। हम ये नहीं कह रहे कि आप स्ट्रीट फूड को इनकरेज ना करें, लेकिन उन ठेलों का या उन जगहों का इंतखाब करें जहाँ पे आपको पता है कि साफ़ सुथरे अंदाज में चीज़ की जाती है। हम तो, हमारी एक फ़ेवरेट दही बड़े की जगह है इधर गुलबर्ग में, तो गुलबर्ग जब हमने भेजना होता है लेने के लिए ड्राइवर को कि भाई आप जाके ले आएँ, तो मैं हमेशा अपना डब्बा अलहदा भेजती हूँ। मैं अपना साफ़ डब्बा भेजती हूँ कि इसके अंदर आप बना के दे दीजिएगा। मैं तो उनके जो कंटेनर्स, क्योंकि अक्सर दही बड़े आपको पता थैलों में डाले जाते हैं, अब वो प्लास्टिक का थैला कितना साफ़ है कितना नहीं। अब देखें, ये घर के बने हुए दही बड़े हैं, साफ़ सुथरे हैं, नज़र आ रहा है कि नीट एंड क्लीन है। यही आप जाके मार्केट से लेते हैं तो आप अपने आप को बीमार कर लेते हैं। सो स्ट्रीट फूड ज़रूर खाएं, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं, और घर पे बना हुआ बंदा एक सिक्योरिटी के साथ खाता है। आपके बच्चे भी खा सकते हैं, घर के बुजुर्ग भी खा सकते हैं। रोज़ाना आजकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंग बच्चे जो हैं, वो निकल पड़ते हैं और हैंग आउट करने के लिए ऐसी जगहों पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे स्ट्रीट फूड अवेलेबल होता है। और फिर कभी कभार तो ऐसी बुरी बीमारी लग जाती है जैसे हेपेटाइटिस और इस किस्म की टाइफॉइड हो जाता है, और फिर उसकी रिकवरी इतनी लंबी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एट द एंड ऑफ द डे इंसान को तरीके से अपने आप को लेके चलना चाहिए और चीज़ों को तरीके से अपने आप को मैनेज करना चाहिए। देखिए, स्टमक इश्यूज़ हो गए, एसिडिटी हो गई, पेट में इन्फेक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को मुतासिर करती हैं और इंसान को बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने का ख्याल करें। मज़ा अपनी जगह है, कोई नहीं कह रहा कि आप मज़े की चीज़ ना खाएं। ऑफ कोर्स मज़े की चीज़ें खाएं, एंजॉय करें। हम तो खुद कहते हैं कि वही खाना जो आपने घर पे बनाना है उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसका जायका अच्छा नहीं है, उसी के अंदर थोड़ा सा आपने मिर्च मसाला डाल दिया, उसको मज़े का बना दिया, ताकि हेल्दी चीज़ भी अच्छे जायके वाली हो। मैं आपके साथ अपनी भी एक बात शेयर करना चाहूँगी। बेसिकली जब छोटी थी, बहुत से लोग इसके साथ रिलेट भी करेंगे, हमारे यहाँ एक बाबा जी आया करते थे घर के पास। उनका एक रेडी सी होती थी, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें होती थी, टॉफ़ियाँ भी होती थी, अजीबोगरीब किस्म के चूरने होती थी, सस्ते सस्ते खिलौने भी होते थे। लेकिन जो उनके पास एक मेन चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद थी, वो इतनी सी एक डिब्बी होती थी, काली सी या ग्रे सी, छोटी सी एक डिब्बी होती थी, बिल्कुल टाइनी सी, लाइक इट वॉज़ वेरी स्मॉल, इतनी सी, लाइक लिटिल डिब्बी। और उस डिब्बी का लिटिल सा ढक्कन होता था, खोलते थे तो उसके अंदर वो भरी होती थी एक चूरन जैसी चीज़ से। अच्छा, वो बड़े ही मज़े की होती थी, और वो जाके ना यहाँ लगती थी खट्टी, और वो एक छोटी सी डिब्बी खाने के बाद आपका अच्छा खासा जो ना पेट में भी मड़ोड़े पड़ती थी, और आपका गला भी पकड़ा जाता था। टाटरी की भी चीज़ें टाटरी की वाइट चूरने भी मिलती थी। अच्छा, मैं डेली जो है ना, डेली जो स्कूल के पैसे मुझे मिलते थे ना ले जाने के लिए, कि मैं उधर से अपना मतलब उस टाइम पे आई थिंक 20 रुपये मिलते थे कि 50 रुपीज़ मामा देती थी, तो मैं वो सेव कर लेती थी कि जब बाबा जी आएंगे ना तो मैं उनसे चूरन लूँगी। हुआ ये कि डेली 2-2, 3-3 वो डिब्बियाँ खा के चूरन की, मैंने अपने पेट की लाइनिंग उड़ा दी। 9 साल की उम्र पे व्यूअर्स, एट द एज ऑफ 9 मुझे अल्सर्स हो गए, और आज भी वो 2 अल्सर्स मेरे पेट में बरकरार हैं, क्योंकि मैंने अपने पेट की लाइनिंग उड़ा दी बार बार वो खा के। हर वो जो कहते हैं ना गंदी मैली चीज़ जो कोई नहीं खाता था, मैं खाती थी। जो कोई ठेला या रेडी गुजरती थी, कुल्फ़ी वाला आ गया। अच्छा, उस टाइम पे वो दूसरी जो आइसक्रीम वाले हैं उनके भी जिस तरह बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उसी टाइप की रिनाउन 2-4 ब्रांड्स थी, वो उनका भी बंदा गुजरता था, उसकी आइसक्रीम नहीं खानी होती थी, खानी वही होती थी जो कुल्फ़ी वाला लेके आया हुआ होता था। बहुत से डिफरेंट किस्म के, मेरे जहाँ पे कंटोनमेंट में मैं रहती थी उधर पास ही आर्य बाज़ार था, अगर आर्य बाज़ार जाओ तो वहाँ पे वेरियस डिफरेंट दुकानें होती थी चीज़ों की। लेकिन मैं क्या खाती थी, मैं वहाँ पे जाके चपली कबाब वाले अंकल के पास बैठ के चपली कबाब बनाने शुरू कर देती थी। और मुझे आज भी याद है कि वो अंकल चौकड़ी मार के बैठते थे, अपने पाँव को खुजाते थे बार बार, कभी पाँव को, कभी टांग को, कभी बाजुओं को, और उन्हीं हाथों से वो चपली कबाब बनाते थे। और मैं सोचती हूँ कि मैंने इतने ज़्यादा उनके पाँव के बने हुए चपली कबाब खा लिए हैं कि नो वंडर मेरे पेट में जो है वो अल्सर्स हो चुके हैं और मेरा हाल इतना ख़राब है। कॉन्स्टेंटली मुझे डाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं क्योंकि मेरी स्टमक लाइनिंग इतनी कमज़ोर थी। 3 दफ़ा मुझे व्यूअर्स टाइफॉइड भी हो चुका है, क्योंकि कोई 10-12 साल नहीं, अबाउट 15-16 ईयर्स को 16 ईयर्स से पहले जब मैं कर रही थी एक्सप्रेस के ऊपर काम, हमने एक ऑल ओवर पाकिस्तान का शो किया जिसमें मतलब मॉर्निंग शो ही था, लेकिन हम डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे थे। अच्छा, डिफरेंट सिटीज़ में जाते थे, वहाँ पे जो रोड के साइड पे गलीज़ तरीन चीज़ मिले खाने को, मैंने वही खानी होती। कतलम्मे हो गए, मुझे कतलम्मे बाद में बहुत मज़े के होते हैं, बात करते हुए मुँह पानी आ रहा है। और बाज़ में अभी भी 100% नहीं आई
ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा जी चाह रहा होता है तो फिर भी खा लेती हूँ और दुआ करके कि अल्लाह मियां प्लीज़ मुझे बता देना, प्लीज़ मुझे बचा लेना, और फिर भी पेट ख़राब होता है, फिर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। सो व्यूअर्स प्लीज़, मैं आपके सामने एक जीती जागती एग्जाम्पल हूँ ऑफ समन जिसने अपने पेट का बेड़ा गर्क कर लिया और फिर भी मैं बाज नहीं आती क्योंकि मैंने अपने आप को बुरी आदतें डाल दी। बट खैर, अब जैसे निहारी खाने का दिल चाहता है तो घर पे बनवा ली, सही बनानी सीख ली है तो वो एक चीज़ हो गई, पाए हो गए। वरना तो मुझे जहाँ इस तरह की चीज़ नज़र आती थी जाके बैठ जाती थी ज़मीन पे कि भाई 2 प्लेट, सारे लोग खड़े होकर खा रहे हैं, मैं ज़मीन पे बैठ के खा रही हूँ। सो द पॉइंट इज़ आई एम अ कम्प्लीट फूडी, और मैं ये जब बात आपसे कर भी रही हूँ तो बड़े दिल पे पत्थर रख के कर रही हूँ कि प्लीज़ बाहर की चीज़ें मत खाएं, क्योंकि व्यूअर्स खुद सफ़र कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ और जिस लेवल ऑफ पेन से मैं कभी कभी गुजरती हूँ। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, परसों मैंने कहीं भाई से आई थिंक दाल चावल खा लिए, कल से मेरी इतने पेट में तकलीफ है, मैं सारी रात जागी हुई थी व्यूअर्स, और मैं बार बार वॉक करूँ क्योंकि मेरे पेट में मड़ोड़े बार बार वॉशरूम जाना। सो व्यूअर्स, जो नुकसान हमारे बच्चे और यंग जनरेशन इस स्टेज पे अपने ऊपर डाल देती है, अपने ऊपर मतलब अपने आप को इतनी तकलीफ से गुजारती है, इतने प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ें आगे जाके बहुत बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। अब मेरे अपना बेटा जो है वो टीनेजर है, हमजा माशाल्लाह 18 साल का हो गया, और वो अल्लाह का शुक्र है एहतियात करता है, वो प्रॉपर जगह देख के जाता है, ख्याल करता है, मतलब रैंडमली नलके का पानी, इस तरह की उटपटांग चीज़ें। अच्छा, बाहर से शरबत पीने का सबको इतना शौक है। एक और चीज़ आपको व्यूअर्स कहूँगी, बहुत से लोग कहते हैं कि जी सूप तो गर्म होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आगे जाके लोग सूप्स भी जाके स्टॉल्स वगैरह से पियेंगे। प्लीज़ साफ़ सुथरी जगह से, सूप तो आपका उबला हुआ होगा लेकिन जिस कंटेनर में वो डलेगा, जो चम्मच आपको दिए जाएंगे खाने के लिए, क्या वो साफ़ हैं, क्या उनमें बैक्टीरिया है? और ये भी तो होता है ना कि सूप बना लिया, उसको वो बहुत गाढ़ा हो गया, उसमें नॉर्मल पानी डाल दिया और उसको फिर वार्म कर दिया, तो जब तक पानी को एक टेम्परेचर पे बार बार उबाला नहीं जाता तो उसके अंदर का बैक्टीरिया तो ख़त्म नहीं होता, वो पीने के लिए सेफ़ नहीं होता। सो व्यूअर्स, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। और देखें, डॉक्टर से तो हम लोग सुनते ही रहते हैं कि बेटे आपको ये नहीं करना चाहिए, फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, अनहाइजीनिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए स्ट्रीट फूड की तरफ से, लेकिन व्यूअर्स ये चीज़ें हमने घरों में इम्प्लीमेंट करनी है। और देखिए, बच्चों के अगर शौक़ की चीज़ें तो वो घर पे भी बनाई जा सकती हैं, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी डिस्कशन भी रखी है डॉक्टर साहब के साथ, और किचन में भी हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं एक लाहौर में बड़ी फेमस जगह है जहाँ पे बन प्लस्तर मिलता है, या जिसको हम अंडा शामी भी कहते हैं, बर्गर, तो वो उधर से मैं गुजर रही थी और मैंने नोटिस किया कि यार वहाँ पे इतना रश लगा हुआ है, इतना रश लगा हुआ है, लोग वहाँ पे खड़े चिप्स भी खा रहे हैं साथ, और चिप्स के ऊपर वो लाल वाला केचप जो लाल कम और ऑरेंज रंग का ज़्यादा होता है, जो पता नहीं किस चीज़ से बनता है, क्योंकि उसमें केचप, उसमें टमाटर तो एक भी नहीं होता मेरे ख्याल से, तो वो डाल के चिप्स खा रहे हैं। अच्छा, मुँह में पानी भी आ रहा है शिकायत करते हुए। आपसे मज़े की बात यह है कि एक चीज़ से मना करी और मुँह में पानी भी आ रहा है। यही तो वो बुरी आदतें हैं जो हमने अपने बच्चों को नहीं डालनी। और क्योंकि आजकल के बच्चे व्यूअर्स इतनी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि बेटा आप खुद ऑनलाइन जाके देख लें कि कौन कौन सा बैक्टीरिया जो है आपके पेट में जाता है और कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन सी वायरल इन्फेक्शंस आपको हो जाती हैं बाय ईटिंग अनहेल्दी फूड। सो अनहेल्दी से ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि अनहेल्दी ना खिलाएं। अनहेल्दी से मुराद ये कि चले बन प्लस्तर इतना कुछ सेहत वाली चीज़ तो नहीं है ना, उसमें सफ़ेद मैदे का बन इस्तेमाल होता है, लेकिन शामी कबाब साफ़ सुथरा घर में बना हुआ, अंडा उसके अंदर आप डालते हैं तो वो एक्चुअली एक कंप्लीट मील बन जाती है। एंड इन मैनी वेज जो आप फास्ट फूड वाला बर्गर खाते हैं जिंगर टाइप और इस तरह, उससे एक्चुअली ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, ज़्यादा सेहतमंद ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उसमें एग भी है, उसमें दाल भी है, उसमें मीट भी है शामी कबाब में। सो ये सारी चीज़ें उसको एक बड़ा हेल्दी ऑल्टरनेटिव बना देती हैं इवन फास्ट फूड के बर्गर से ज़्यादा। सो अगर घर वालों का जी चाह रहा है कुछ इस टाइप की चीज़ खाने का तो घर में भी बनाया जा सकता है। आइए किचन की तरफ मुतवज्जो होते हैं, जहाँ पे मेरी प्यारी सी सहेली शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज का टॉपिक आप खुद भी मदर हैं? जी बिल्कुल, और मैं 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगी। पहले तो ये कि जिस वक्त हम स्ट्रीट फूड खा रहे होते हैं, चलें अगर आप चले भी गए हैं खाने के लिए, तो हम उस बंदे को जो अनहाइजीन जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रैक्टिस कर रहा है, हम उसको क्यों नहीं रोकते? हम सामने खड़े होकर देखते हैं, बनवाते हैं और बड़े मज़े से हम खा के आ जाते हैं।
तो हम उसको वहाँ पे क्यों नहीं टोकते कि भैया आप हाथ धोएं पहले, क्योंकि वो स्मोक भी कर रहा है। अक्सर जगहों पे मैंने देखा जो बहुत ही मतलब फूड स्ट्रीट्स हैं और इस तरह, तो स्मोकिंग भी साथ साथ चल रही होती है और उनका वो बड़े स्टाइल से उनका काम भी चल रहा होता है। और हाथ धोने का एटलीस्ट आप उनको कह दें। फिर उसके बाद ये कि आपने देखा होगा, मैंने एक और भी तो बात है, हमारी प्रॉपर फूड अथॉरिटीज़ हैं, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप लाहौर में हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी को कंप्लेन करें। पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इदारे हैं जो इन चीज़ों को के ऊपर नज़र रखते हैं। अगर आप उनको बता दें कि जी ये स्ट्रीट फूड पे उन्होंने ठेला लगाया हुआ उसको, या ऑब्वियसली आप वर्बली पहले उनको मना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की रोजी रोटी पे लात मारें, लेकिन व्यूअर्स अगर कोई रोजी रोटी कमा रहा है लोगों को बीमार करके, तो वो भी तो ज्यादती कर रहा है। अगर 70 लोग बीमार हो रहे हैं, एक बंदा पैसे कमा रहा है, तो ये गलत बात है। आप कमाएं, हलाल की रोजी कमाएं। ये कोई हलाल की रोजी तो नहीं कमा रहे ना कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ ये जुगन कि जो चीज़ें अनकवर जैसे उसके पास पड़ी हुई हैं, सैलड कटा पड़ा हुआ है या कोई और ऐसी चीज़, आप एटलीस्ट उसको कवर करने का तो कह सकते हैं ना। हमें कुछ अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए यहाँ पे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैंने क्यों छोड़ा उसकी रीज़न मैं बताती हूँ। एक तो मैं प्रोफेशनली इस काम में आ गई, घर में भी पहले करती थी, लेकिन आज से कोई 7-8 साल पहले मैं बच्चों के साथ ना बड़ा शौक आया, हम गए फूड स्ट्रीट अनारकली। और जब हमने खाना ऑर्डर किया, हम बाहर बैठे हुए थे, तो जिस तरह होता है ना, अमरूद और ये चीज़ें लेके गुजर रहे होते हैं लोग, वो काट के ना अमरूद उस पर मसाला डाल के देता है। तो वो बंदा ना वहाँ पे खड़ा हो गया, अब उसके पास कोई ग्राहक नहीं था, तो उसने क्या किया, ऐसे ही लिटरली मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, उसने इस तरह नाइफ पकड़ी जिससे वो अमरूद काट रहा था, और उसने बाकायदा अपने नेल्स में से ना जो भी गंदगी वो निकाल के उसने साफ की अपनी शर्ट से और दोबारा रखे, वो धोई भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और मुझे वहाँ पे, मैं कह रही हूँ, मेरे से खाना नहीं खाया गया मैं देख के, क्योंकि मैंने कहा अक्सर होता ही है, कभी आप भी इस तरह गुजरते लेते पकड़ लेते हैं कोई चीज़ ऐसी। तो मैंने कहा ये मामला आते हैं बाहर, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिस तरह पीटीवी मेरा मैदा साड़ देता है घर के आके बॉस, मेरे ना पेट में मरोड़े पड़नी शुरू हो गई हैं। तो ये गंदगी के हालात हैं। तो बट हैं बिल्कुल हैं, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आरे बाजार में एक अंकल होते थे जो ना, उन्होंने वो बनाया हुआ था जिसमें मतलब 3-4 किस्म के सालन वो डेली बनाते थे, लोग आके खाते थे। वो बिल्कुल हमारे जो चपली कबाब वाले अंकल थे ना, जिनके पास मैं जाके चपली कबाब बनाती थी, और अक्सर मुझे गुद से पकड़ के घर ले जाया जाता था कि तुम यहाँ क्या करी। वो इतने क्यूट से स्वीट से अंकल थे, बुढ़े से बाबे थे, वो ही ना पाँव को भी हाथ लगा रहे। अच्छा, उस वक्त पाँव को हाथ लगाने वाला नहीं मुझे इतना ऑड लगा, लेकिन जो बिल्कुल सामने अंकल होते थे, खाना भी बना रहे होते थे, नाक में उंगली भी डाल रहे होते थे। आप ये देखें ना, हम पसीना तंदूर में नाक में उंगली डाले, पसीना हम साफ कर रहे हैं हाथों से, मुझे आ जाता है, लेकिन आप ये कि आप प्रैक्टिस रखें कि हाथ धोने की। इंसान है, जाहिर है ये चीजें तो हमारे साथ ही हैं। इससे पहले कि मैदे के साथ दिमाग की शरियानें भी उड़ जाएं, एक्सप्लोड कर जाएं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आके आपसे बन प्लस्तर और कोल्ड स्लॉ बनाना सीखेंगे। और बाय द वे, ये जो आपको सलाद बाहर से लेने का बड़ा शौक है ना व्यूअर्स, जरा शेफ तैयबा और मैं आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि वो सलाद भी कैसे तैयार किए जाते हैं और उन सलादों में कितना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। हम बड़े आराम से कहते हैं तो सब्जियां ही हैं, ओ भाई वो भी तो आपने खानी है ना, और वो भी तो बनाई गई हैं, वो तो कुक भी नहीं हुई। ब्रेक के बाद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। और बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है शेयर करने के लिए तो कॉल जरूर कीजिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे शामी कबाब की और शामी कबाब बनाने के तरीके की, और अभी हमने ये शामी कबाब रख दिए हैं, इधर ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। यहाँ पे मैंने फ्राइज डाल दिए ब्रेक के दौरान, ताकि चीज़ें आपके सामने जो है ना वो डन होती रहें, क्योंकि अब इसके बाद हमने इसी के अंदर जो है वो अंडे फ्राई करना है। ये ऑयल हम उसी में शिफ्ट कर देंगे पैन में, और इसमें हम मक्खन डालेंगे, क्योंकि बन प्लस्तर जो है वो मक्खन में बनता है। मक्खन में बनता है। तो ये हमारे शामी भी हो रहे हैं। अच्छा, तो अब तरीका बताइए। जी, अभी ये है कि ये शामी हम इसमें निकाल के अंडा जो है 1 बाय 1 हम उसमें यूज करेंगे, ताकि उसके ऊपर हम अपना बन लगा देंगे ना। अच्छा, तो वो एक एक करके करेंगे। और इसके अंदर नमक शमक तो डालेंगे ना थोड़ा हल्का सा, बस हल्का सा, जस्ट सो दैट उसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और ये ऑमलेट स्टाइल है ना? नहीं, इसको हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज। आप फ्राइड एग करेंगे? हाँ जी, फ्राइड एग करेंगे। अच्छा, उसमें बन लगा देंगे ना हम, वो टोस्ट हो जाएगा अंडे के साथ ही। अच्छा, तो इस तरह ये मैंने बन जो है काट लिए, और जब ये हमारे शामी फ्राई हो जाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो है ऑयल निकाल के हम उसमें मक्खन ऐड करेंगे, और मक्खन ऐड करने के बाद साथ ही हम उसमें अंडा डालेंगे, और ये जो दोनों हमारे बन हैं इनको हम उसमें
रख देंगे और पका लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद इसमें शामी ऐड करेंगे। किसी किस्म की कोई और चीज़ नहीं जाएगी इसके अंदर, कोई मायोनीज़ नहीं जाएगी, कोई केचप नहीं जाएगा। सिंपल वो जो फेमस वाला हमारा बन प्लस्तर है ना, हम वो बना रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। सो ये हमारा हो गया Done. अच्छा, अब हमने एग्स को अपने तैयार करना है जी। तो सबसे पहले तो मैं एक दफ़ा इसके ऊपर से पानी गुजार दूंगी। ठीक है। ये लीजिए। ठीक है। बाद अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि उसका जो जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाए। यहाँ पे हम अपने फ्राइज को फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, अब फ्राइज जो है वो बाहर के बड़े बड़े मजे के होते हैं, पता नहीं उनमें मसाला होता है क्या होता है। बिल्कुल मसाला होता है, वो इन्होंने एक चाट मसाले टाइप की चीज़ जो है वो तैयार की होती है। हाँ जी। और ये हम इसमें ऐड करेंगे साथ। ये ले ये। चल। अब आप असेंबलिंग अपनी हाँ स्टार्ट जी, करें। बटर जो है इसमें हम ऐड करने के बाद हाँ जी। अब ये अंडा जो, वैसे ये 2 हैं अंडे। नहीं, एक सेकंड में जरा सा इसको हल्का सा कर दूं क्योंकि उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला ठीक है, ना। ओके। थोड़ा सा करके आधा डाल दूंगी ना। जी। I'll put half। अच्छा, हम घर पे इस तरह बनाते हैं बन प्लस्तर, जस्ट टू बी। है पूरा ही डाल दिया, इसको हाफ कर लेंगे हम। हाँ नहीं, हम 2-4 बन रख लेते हैं ना इसके ऊपर। अच्छा, मुझे समझ आ गई। एक सेकंड रुके जरा, मैं फिर इसको आपको ये कर देती हूँ। ये और ये भी ओके, ठीक है। ऑसम। और इसके बाद हम साथ साथ मैं कोल्ड का बता इसको देती हूँ। कट करूँ बीच में से अब? जी जी, कट हो गए। तो थोड़ा ये सा इसको हम टर्न करके कुक करेंगे, दैट्स इट। और इसके ऊपर शामी रखेंगे और इसको हम कवर कर देंगे बस। बिल्कुल। और इसके अंदर क्या क्या जाएगा? मसाला इसके अंदर मसाला कुछ भी नहीं जाएगा। ये सिंपल, ये जो हमारा शामी है ये तैयार है, इसमें हर किस्म का मसाला डला हुआ है। और ये देखें, ये चीज़ हम चाह रहे थे, ये ऐसे इसके ऊपर शामी रख देंगे और बस ये तैयार। मैं आपको प्लेटर दे देती हूँ। अच्छा, बट कुछ चटनियाँ होती हैं और नहीं, वो जो सारी वो तो एज ए कॉन्डिमेंट साथ सर्व होती है ना। आपने कुछ भी बनाना है, तैयार करना है, जैसे अब ये कोल्स्लॉ है और जो चटनियाँ हैं वो भी ईच एंड एवरीथिंग आप साथ उसके एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हर बंदे की जो है वो अपनी और एक-एक लगाएंगे ना जी इसके जी, अंदर? बिल्कुल एक लगाएंगे। अच्छा, चारों के अंदर? हाँ जी, चारों नहीं, ये 2 तो इसके ऊपर लिड्स हैं ना। इसके ऊपर लिड्स हैं, ठीक है। ये लें, ये आपने किया, ये किया, बिल्कुल। एंड योर बन प्लस्तर इज रेडी। ये देखिए। सो एक्चुअली तो कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अच्छा, कोल्स्लॉ कैसे बनाएंगे? जी, कोल्स्लॉ जो है वो सिंपल, उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। पहले इंग्रेडिएंट्स, बंद गोभी जो है वो 1 कप हम लेंगे, गाजर आधा कप लेंगे, मायोनीज 1/4 कप लेंगे और उसके साथ आइसिंग शुगर है 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चुटकी। और मैं एक बाउल में आपको इसकी मिक्सिंग करके दिखा देती हूँ। सिंपल सी चीज़ें हैं। आइसिंग शुगर भी आपको इतनी महंगी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ आपने क्या करना है। सिंपली आपने जो घर में हम वाइट शुगर इस्तेमाल करते हैं वो लेके उसमें आपने 1 चम्मच जो है वो कॉर्न स्टार्च जैसे कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने ऐड करना है और उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। सिंपली ब्लेंड करना है आपने। पहले एक दफ़ा ब्लेंड करें, उसको ज़रा पॉज करें, रोकें, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा और उसके बाद उसको आपने स्टेन कर लेना, दैट्स इट। और वो जो आपके पास आएगी वो आइसिंग शुगर है सिंपली। और उसमें कॉर्न स्टार्च जो है वो ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसमें बाल लगा देते हैं, साथ अपना बन प्लस्तर भी करती जाएं। बात ये कि कॉर्न स्टार्च ऐड करने का मकसद ये है कि उसमें लम्स ना बने बस, और उसमें कोई ऐसी रीज़न नहीं है कॉर्न स्टार्च ऐड करने की। जी। अच्छा, तो कोल्स्लॉ के लिए जो है वो ये मेरे पास बंद गोभी है, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये मायोनीज़ जो है इसको हम बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ये मायोनीज़ भी आप होममेड यूज़ करें, सारी चीज़ें, जब मकसद है हाइजीन तो फिर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने थोड़ा सा इसमें मैं आइसिंग शुगर बस ऐड करूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने लिया, और पिंच ऑफ सॉल्ट। और मैं हाथों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि अभी आपके सामने मैंने हाथ धोए हैं, और ये अपनी प्रैक्टिस कर लें तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये बेसिकली आपकी एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाना चाहिए लाइफ की, कुकिंग की। एंड वे गुड, यू सी दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्यूअर्स के बन प्लस्तर इस तरह की चीज़ें घर पे बड़ी आसानी से बन सकती हैं, बड़ी ही आसानी से जी। एंड बच्चे हों बड़े हों हर बंदा उसे एंजॉय करता है। आपने जिस तरह का खाना है आप खा लें, नो प्रॉब्लम। और कोल्स्लॉ भी हमारा साथ साथ आपके रेडी हो रहा है। अब व्यूअर्स, इससे ज़्यादा एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है? हम आपके सामने फ्राइज़ भी तैयार कर रहे हैं जो हमने घर के ही किए हैं,
ठीक है ना जी। और आपसे बातें करते करते व्यूअर्स आपके सामने तैयार करिए, तो ये बड़े आराम से किसी का लंच या डिनर बच्चों का घर में जुगन सबसे अच्छी बात ये होती है आप चीज़ें अपने एंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मायोनीज नहीं पसंद, आप ज़्यादा नहीं ऐड करें। बाहर तो जो है एज इट इज़ सर्व हो रहा है, आपने वही खाना है। लेकिन ये देखें आपके सामने, ये अभी 4 के लिए जो है मैंने ये पोर्शन बनाया। आप इसमें मायोनीज जितना आप चाहें उतना आप कम कर सकते हैं। तो सिंपली आपके सामने तैयार हुआ है। बिल्कुल सही। सो ये आपने कोल्ड सर्व कर दिया, आपने साथ में फ्राइज दे दिए, साथ में आपने ये बना लिया। मुझे एक बात बताएं, मतलब किस चीज़ की फिर आपके पास कमी है या लैकिंग है? और हर चीज़ आपके सामने तैयार हो रही है, आप खुद सेटिस्फाई हैं कि आपने अपने हाथों से काम किया है। और जो है और इसमें कोई ऐसी चीज़ आप नहीं है, एग जो है वो डाल रहे हैं उसके जी, अंदर, जी। तो उससे भी बड़ा एक डिफरेंस पड़ जाता है कि आप पूरा अंडा डाल रहे हैं। सो एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी। इट्स अ गुड ऑप्शन। इवन कि मैंने ये चीज़ भी देखी है जुगन के, मतलब जैसे अभी आपके बन है ये एक्सपायर हुए होते हैं, वो कहते हैं लो इससे क्या होता है, एक आध दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी को चला देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके सामने हर चीज़ फ्रेश जो है वो आई है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सो अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ जी। हम अपने काम करें, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करें खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद और उनसे जानते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है। साथ साथ में एक चिप्स भी खा लूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करें स्ट्रीट फूड की, जो खाने हमें ठेलों वगैरह पे मिलते हैं। मैं सबसे पहले तो वहाँ से बात शुरू करना चाहती हूँ। टॉपिक तो हमारा अल्सर्स है, लेकिन अल्सर्स तक बात पहुँचती कैसे है? ये तो नहीं होता ना कि एक दिन आपने कोई बुरी चीज़ खाई और आपके पेट में अल्सर बन गए। हर चीज़ को वक्त लगता है। हाँ, टाइफॉइड, दूसरी बीमारियाँ एक डिफरेंट वो एक दफ़ा ही बुरी चीज़ खाने से हो जाती हैं। सो शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड, जंक फूड, बेसिकली जो चीज़ें हमें ठेलों पे मिल रही हैं, जो एक बाबा जी आ रहे हैं अपना स्टॉल लेके तो दाल चावल वो बेच रहे हैं। आजकल आपको पता है इसका बहुत ज़्यादा कल्चर हो गया है। इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे डॉक्टर साहब, प्योरली फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, जो स्ट्रीट फूड्स है ना, सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा क्वालिटी कंट्रोल इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। वो ना हमारा उसकी हाइजीन के ऊपर कंट्रोल है, ना उसके कंटेंट्स के ऊपर, कि उसमें हम क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, उसके ऊपर हमारा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, उसकी वजह से वी कैन गेट इनटू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। एक तो जो है, जैसे आपने कहा है कि इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है या गैस्ट्रो हो जाता है। लेकिन उसके साथ दूसरे प्रॉब्लम्स और भी हैं जो इसके अलावा हैं। मसलन इफ़ वी यूज़ इनडिस्क्रिमिनेटली, अगर हम उसे लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, दीज आर जनरली वेरी। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन आजकल हर दूसरे बच्चे को, यंग बच्चों को, एक वक्त होता था कि एक सर्टेन एज पे आके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जिसको हम कब्ज कहते हैं व्यूअर्स, प्रॉब्लम होता था। आप देखें, या लोगों जिसको हम IBS भी सर कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या पेट चले हुए हैं बच्चों के, पेट स्टेबल ही नहीं होता, यानी कि कोई न्यूट्रिएंट नहीं अब्जॉर्ब हो रहा, या कॉन्स्टिपेशन जो सर सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं और हम भी यही कहते हैं शो के ऊपर कि एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन हर बीमारी की जड़ है। लेकिन मेरा ख्याल है इट्स डिफरेंट। जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनको हम उम्मुल अमराज कह सकते हैं ना, दैट इज़ वेट। हाँ जी। कि बहुत सारी बीमारियां वेट के साथ लिंक्ड हैं। आपके जोड़ों की बीमारियां, जिगर की, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, फालिज के अटैक, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स, औलाद का ना होना, इन सब चीज़ों का रिलेशन वेट के साथ है। डॉक्टर साहब, PCOS जो बच्चियों को इतना ज़्यादा हो रहा है, बेसिकली इसी वजह से हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है कि आपकी जो फूड है उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। फूड की एक जनरल पॉलिसी होती है कि आपने बैलेंस न्यूट्रिशन लेनी है, विच शुड कंटेन एवरीथिंग, एंड द क्वांटिटी शुड बी कमेंशरेट विद योर एक्टिविटी, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, बिल्कुल, आप उसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके तनासब से आपकी फूड होनी चाहिए। जो कि इस वक्त ये बैलेंस बहुत ख़राब होना शुरू हो गया वर्ल्ड ओवर। जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि किचन में भी एक तरह से जो चीज़ बन रही है वो जंक फूड की कैटेगरी में आती है, राइट? क्योंकि व्यूअर्स देखें ना, बन है बर्गर का, वो मैदे का बना हुआ है। रोटी घर पे खाते हैं वो चक्की के आटे की होती है। हम अभी यही ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, तो चक्की के आटे की रोटी के अंदर फाइबर होता है, वो आपके निज़ाम हज़्म के लिए ठीक है। शामी चलें, एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, आप अगर इसको एयर फ्राई कर लेते हैं एयर फ्रायर में डाल के, तो वो हो गया। बीच में आपने कुछ सैलेड का कंटेंट डाल दिया। वंस इन अ ब्लू मून के लिए चले व्यूअर्स, अगर दिल चाह रहा है, जैसे बच्चों को बहुत जोर से था हमने आज पिज़्ज़ा ही खाना है, पिज़्ज़ा ही खाना है, तो आप घर पे बना लें।
राइट। होल व्हीट आटे को आप यूज कर लें उसकी बेस के लिए, रादर देन आपने सफेद मैदा कर लिया, और सफाई आपके कंट्रोल में है। लेकिन डेली ना तो आपने बन पर प्लस्तर खाना है, ना आपने डेली पास्ते खाने हैं, ना आपने डेली पिज्ज़ा खाने हैं, ना आपने डेली चाटे खानी है। ये बात हो रही है वंस इन अ वाइल की, और वंस इन अ वाइल भी खाना है तो घर पे बनाओ। बेसिकली हमारा डॉक्टर साहब ये पॉइंट था कि बनाना ही है, बहुत जोर से आया हुआ है खाना, तो घर पे बना लो ताकि कुछ तो बच बचा हो जाए। लेकिन डेली खाएंगे तो इतने बड़े हो जाएंगे। जी यस, जो स्ट्रीट फूड है और जो होममेड फूड है, मेरे ख्याल में उसके अंदर जो मेन डिफरेंस है ना, वो खलूस का है। दैट्स अ बिजनेस एडवेंचर। यहाँ पे घर में अगर आपकी कोई इंग्रेडिएंट ख़राब है, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्व इट। उसे एक दफ़ा अंदाज़ा हो जाता है ना कि कंटेंट्स ठीक नहीं है, बट दिस वी आर अनेबल एंड वी हैव फेल्ड टू एश्योर कि ये प्राइवेट मार्केट में ऐसा होगा। सर मैं आपको इसका रीज़न बताऊं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के लेवल पे ही हमें कहा जाता है कि जी आप हेल्दी लंच भेजें। अब मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में जहाँ पे लंच वो खुद ही देते हैं और सब बच्चे एक ही चीज़ खाते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं छोटी होती थी, मैं जाती थी, मेरे लिए अम्मी भेजती थी, एक सैंडविच बना के भेज दिया, आधा सैंडविच, थोड़ा सा फ्रूट दे दिया, ताकि एक वो हो। अब मेरे साथ सहेली आई हुई है, वो पराठे लेके आई हुई है, सालन साथ में उसकी अम्मा ने दिया हुआ है, तो हम सारे वो खाएंगे या मेरा बोरिंग सा सैंडविच खाएंगे? द प्रॉब्लम इज बंदा देख के इंस्पायर होता है दूसरे से, और बच्चे तो आपको पता है जो चीज़ मज़े की लगती है उसकी तरफ जाते हैं। सो पेरेंट, अगर 4 पेरेंट अच्छा मज़े का हेल्दी खाना भेज रहे हैं तो 20 माँ बाप जो हैं वो इतनी अनहेल्दी, अब फ्राई करके नगेट्स और चिप्स डाल दिए। अगर मेरे बच्चे के सामने नगेट्स और चिप्स आएंगे या दूसरी तरफ उसके पास फ्रूट आएगा या इस तरह की चीजें आएंगी तो वो फ्रूट क्यों खाएगा? डॉक्टर, तो सबसे बड़ा कंट्रोल तो हमें स्कूल्स में लाना चाहिए सर, और कॉलेजेस में लाना चाहिए। कॉलेजेस की कैंटीन्स आपने कभी देखी है डॉक्टर साहब? गंदा तरीन खाना, और उसी खाने के साथ मतलब अब नान चने मिल रहे हैं, समोसे मिल रहे हैं, समोसों के साथ वो लाल सी चटनी जो पता नहीं टमाटर की है, किस चीज़ की है, किस जहर से वो बनाई जाती है, मज़े की बहुत होती है लेकिन डाइजेशन के लिए तो अच्छी नहीं है। सो वही ना, दैट्स द कंटेंट ऑफ फूड जो है ना, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर हमें वी हैव टू वर्क, उसके ऊपर हमें श्योरिटी हो कि ये स्टैंडर्ड हैं, दीज आर नॉट सब स्टैंडर्ड। क्योंकि उनके इम्पैक्ट आपको उस वक्त कई मरतबा नहीं पता लगती, उनके कुछ अरसे बाद आपको पता लगता है कि इनकी वजह से जिस्म में क्या खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं। तो सर वो खराबियाँ क्या है? सबसे बड़ी खराबी तो मैंने कहा था ना, वेट गेन है। एंड देन दीज फूड्स कैन अफेक्ट आपके जो निज़ाम हज़म है इसको अफेक्ट कर सकती हैं। अगर उनके कंटेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं या बहुत ज़्यादा फैट कंटेनिंग है तो वो आपके स्टमक में एसिड की मिकदार बढ़ाना शुरू कर देंगे, तेज़ाबियत जो है वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जो मैदे में अल्सर बनते हैं ना, उनकी 2 ही वजूहत होती हैं, या तेज़ाबियत ज़्यादा होती है या मैदे का डिफेंस सिस्टम ख़राब हो जाता है। डिफेंस सिस्टम ख़राब होता है जब आप ऐसे केमिकल्स यूज़ करें, मसलन पेन किलर्स हैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। अब बहुत से लोग हैं जो पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन, मैं दवाई का नाम नहीं लूँगी, सॉल्ट्स का सिर्फ नाम ले रही हूँ। अब ये 2 चीज़ें डॉक्टर साहब, और दूसरी बात एस्प्रिन, ऐसे फकते हैं कि जैसे चने खा रहे हैं। आहे मैंने लग रहा है मैं सिर ज़्यादा दबा ले लेनी। कुछ खवातीन तो ऐसी हैं डॉक्टर साहब, मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, जो पिछले 5-5, 6-6 साल से ले रही हैं डेली। सो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। तो अब मुझे बताइए कि सर अल्सर्स के सिम्टम्स, या आपको क्या महसूस होता है कि आप डॉक्टर से रुजू करें? अल्सर्स की सिम्टम्स जो हैं वो अमूमी सिम्टम्स ये होती हैं कि मरीज़ को खाना खाने के बाद या बाद सूरतों में खाली पेट स्टमक के इस हिस्से में या सीने में जलन होती है काफ़ी शदीद किस्म की। कई मरतबा रात को सोते हुए मरीज़ को जलन होती है और मरीज़ जलन की वजह से उठता है। कुछ मरीज़ों में मतली, उल्टी, भूख ख़राब होना, पेट में गैस वगैरह होना, इस किस्म की शिकायतें पैदा हो सकती हैं। और अगर ये प्रॉपरली ट्रीट ना की जाए तो अल्सर्स में से ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से ब्लड कम हो जाता है। बाज़ औक़ात अल्सर्स फट जाते हैं जिसकी वजह से एक इमरजेंसी कैफियत पैदा हो जाती है। और कभी कभी आप जब, और बड़े लोग ऐसे भी हैं कि उनको पता कैसे चला कि अल्सर्स है, कि वॉशरूम गए तो खून आया, ब्लीडिंग हुई, और डॉक्टर्स ने चेक किया कि ना हेमरॉइड है ना कोई इस टाइप की चीज़ है, तो अंदर फिर। अच्छा डॉक्टर, क्या अल्सर सिर्फ पेट में होता है?
अल्सर जो हैं वो अगर हम ब्रॉड टर्म देखें तो अल्सर तो जो आपकी स्किन है उसमें किसी जगह भी ब्रीच हो जाए, मसलन यहाँ पे भी स्किन में ब्रीच हो जाए, तो आप लग लग के वो मुंह के अंदर हो जाए, हलक में हो जाए, सांस की नाली में हो जाए, खाने की नाली में हो जाए, स्टमक में हो जाए, इंटेस्टाइन में हो जाए, पेशाब की नाली में हो जाए, उन सब को हम अल्सर कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो अल्सर्स हैं वो पेट के ऊपरी हिस्से के होते हैं, यानी ग़िज़ा की नाली, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। तो इनमें अल्सर ज़्यादा होते हैं जो अमूमी तौर पे लोग हमारे पास आते हैं। इसके अलावा दूसरी जगहों पे जो अल्सर्स हैं वो ज़रा अनकॉमन होते हैं, मसलन बड़ी आंत में अल्सर होता है जिसको हम बीमारी को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो इन एरिया में सबसे ज़्यादा अल्सर्स बनते हैं जो, और ये ज़्यादा फूड के साथ रिलेटेड होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फॉर एग्जांपल अल्सर हो गए, इसकी तशखीस कैसे की जाती है? क्योंकि आपको पता है तशखीस, इलाज से पहले तशखीस से ही जो है वो अवाम डर जाती है। जो तशखीस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं वो आपको सजेस्ट करती हैं, प्रॉम्प्ट करती हैं कि ये अल्सर हो सकता है। अगर हमने उसका डेफिनेट डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। वो एक कैमरा आप मुंह के ज़रिए डाल के और अंदर का मुआयना करते हैं खाने ग़िज़ा की नाली का। डॉक्टर साहब आप वेरीफाई करेंगे ये बात, बड़े लोग एंडोस्कोपी से डर जाते हैं कि हाय कैमरा जाएगा, व्यूअर्स पता भी नहीं चलता, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन पता भी नहीं चलता, एक्चुअली दर्द नहीं होती, फियर ज़्यादा है उसका, खौफ ज़्यादा है। खौफ ज़्यादा है, उसकी प्रॉब्लम्स उससे इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अभी अवेलेबल हैं इंजेक्शंस, आपको शॉर्ट टर्म के लिए वो बेहोश करते हैं, आप 3-4 मिनट के लिए बेहोश होते हैं, वो प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद जगा देते हैं आपको। सो व्यूअर्स देखें, हमेशा जैसे हम अभी लास्ट मंथ पूरा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात कर रहे थे कि तशखीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर अल्सर बिगड़ जाए तो फिर क्या होता है ना? अल्सर बिगड़ जाए तो उसके नतीजे में जैसे अपने कि एक तो ब्लीडिंग होती है, दूसरा अल्सर की वजह से स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन फट सकते हैं, जिससे पेट की जो झिल्ली है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। डेथ भी हो सकती है, इनके फौत भी हो अगर प्रॉपर्ली आप रिकग्नाइज नहीं करते, इन टाइम ट्रीट नहीं करते तो ये फेटल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हो गए अल्सर, मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो हमें ये होती थी कि अगर अल्सर है तो उसको जला देते थे, उस जगह को कॉटराइज कर देते थे, मतलब अंदर डाल के उसको बर्न करके उसको बंद कर देते थे। क्या ये आज भी यही इलाज है अल्सर नहीं, का? अभी तो बड़ी इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो हमें कुछ डाइट में मैनिपुलेशन करनी होती है, मसलन ये पेन किलर्स ना लें और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग कम करें, खाने में बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स ना लें जो डीप फ्राइड हाई फैट कंटेंट होता है। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं स्मोकिंग ना करें, तो क्या स्मॉग आजकल जिस किस्म की है क्या उससे भी अल्सर हो सकता है? स्मॉग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। अच्छा ओके, मैंने कहा वैसे पूछ रही हूँ, वो भी तो इनहेल करते हैं। वो एक्चुअली जो निकोटिन कंटेंट है उसका वो अफेक्ट करता है। ओके सर, इट्स नॉट दी अदर। ठीक। उसके बाद बहुत सारी एसिड कंट्रोल करने की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और एक स्टमक में इन्फेक्शन होती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जी, वो इन्फेक्शन अगर उस मौजूद हो उसको ट्रीट करें एंटीबायोटिक से, तो ये अल्सर हीलिंग जो है वो दवाइयों के साथ बहुत अच्छी होती है। अब इस वक्त हमें कोई बहुत ज़्यादा सर्जिकल और दूसरी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकली ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, मेडिकली ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर हम बात करते हैं इसको प्रिवेंट, इलाज की अगर बात करें तो वो तो आपने कहा कि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं ड्रोन है, लेकिन अगर हम इसकी किस तरह से मैं इस सवाल को पूछूं कि देखिए ना, ये तो हो गई कि बेसिक ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हमने इसको अवॉइड करना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें कभी अल्सर हो ही ना, या चलो एक दफ़ा हो गए, तो उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाने चाहिए? डॉक्टर साहब ज़रा ये वाली बात डिटेल में बताइएगा, क्योंकि हमारा इस शो पे हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर हम चीज़ अवॉइड कर जाएंगे, आप लोगों का काम कम हो जाएगा, लेकिन लोग सेहतमंद ज़्यादा हो जाएंगे। वो इसकी सिंपल मिसाल इस तरह से दी जा सकती है, अगर आपकी गाड़ी हिट होती है ना तो वो डैमेज हो जाती है, उसके बाद वो पहले जैसी कभी नहीं होती, और उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। द बेस्ट थिंग इज इन प्रिवेंशन, कि आप हिट होने से बचाएं। यही बीमारियों का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी पैदा होती है तो वो कोई ना कोई इफेक्ट डालती है। मसलन हार्ट अटैक होता है, उसके बाद आपका हार्ट कमज़ोर हो जाता है, पहले जैसा दोबारा नहीं होता। इसी तरह प्रिवेंशन सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब अगर हम अल्सर्स की प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो जो जो चीज़ें अल्सर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, मसलन आपकी अगर डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, यू टेक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, यू टेक अ लॉट ऑफ फूड जिनमें फैट बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल, पेन किलर्स,
ये इन तमाम को बिला ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, तो इन सब को आप कंट्रोल करते हैं तो उससे अल्सर की अकरेंस कम हो जाती है। और एक जो मैंने आपको कहा इन्फेक्शन सर अगर क्या है, जिगर में भी अल्सर्स हो सकते हैं? जिगर में अल्सर्स नहीं होते, वो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियां होती हैं, अल्सर्स जिगर में नहीं बनते। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया हमारी अल्सर की बात, पर डॉक्टर साहब क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ लिवर भी है तो जिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा आजकल फैटी लिवर हम बड़ा सुन रहे हैं, इट चुको तो फैटी लिवर, वैसे तो वो इसी बात से एक तरह से कनेक्टेड है, लेकिन हर बंदे का कैसे फैटी लिवर हो सकता है सर? यस, हर दूसरे बंदे का ये टेस्ट बहुत करा। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, व्हाट इज दिस? मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 1992 के अंदर। आप ऐसे इतने पुराने लगते नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ जी, फिर थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब वही वाली बात है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, सो वेट मेंटेन करना, तो फिर इंसान यंग भी लगता है। चले आपको और किसी चीज की व्यूअर्स टेंशन नहीं है, तो इफ यू वांट टू लुक 10-15 इयर्स यंगर अपनी उम्र से, तो जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं वो एंटी एजिंग की बातें हैं, राइट डॉक्टर साहब? सो उस वक्त हम देखते ही नहीं थे, कभी कभी अल्ट्रासाउंड पे नजर आता था फैटी लिवर है। नाउ आई सी एवरी पेशेंट, यू डू एन अल्ट्रासाउंड, देयर इज फैटी लिवर। इसकी जो बुनियादी वजह है वो हमारा एनर्जी बैलेंस ठीक नहीं है। हमारी एनर्जी कंजम्पशन इनटेक से बहुत कम है। आप खाबे खाते रहते हैं जी और बेसिकली एक्सरसाइज नहीं करते। जी, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इट्स नॉट प्रॉब्लम ये पाकिस्तान का नहीं है, इट्स वर्ल्ड ओवर। यूएस के अंदर भी इस वक्त जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो हेपेटाइटिस बी और सी की निस्बत मेटाबॉलिक लिवर, जिसको फैटी लिवर कहते हैं, उसकी वजह से ज्यादा है। सो दे हैव सरपास्ड देयर तो बाईपास। क्या फैटी लिवर डेथ भी यूनिवर्सल कॉज कर सकता है? जी, लिवर खराब कर देता है। देखिए, इसके साथ बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं। फैटी लिवर के साथ एक तो जिगर खराब होता है, दूसरा इसके साथ बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं। मसलन डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, जी, हार्ट डिजीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, लिवर डायबिटीज और हार्ट डिजीज तो भाई बहन है। फॉलिज के अटैक होने का रिस्क ज्यादा है फालिज भी? जी। और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी भी इसके साथ लिंक्ड होती है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो ये दिस इज़ नॉट सिंपल कि ये फैटी लिवर है, इसको टाइमली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे एड्रेस करते हैं? इसको एड्रेस करने का सबसे पहले तो जो वेट है उसको कंट्रोल करना है। आपका वेट नॉर्मल होना चाहिए। वेट को मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से कि आपकी BMI, हाइट हाँ। कितनी है, वेट कितना है। एशियंस का जो बॉडी वेट है वो 23 आइडियल बॉडी वेट है। BMI जो है 23 है। व्यूअर्स, आप अगर जाएंगे ना ऑनलाइन और आप कहेंगे BMI आपने चेक करना है, तो वो आपसे पूछेगा आप मेल है कि फीमेल है, वो आपका वजन आपसे पूछेगा और आपका कद आपसे पूछेगा, और उससे वो आपको एक जनरल आइडिया दे देगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहब जो बात करें कि एशियंस का 23% पे आना चाहिए फैट का कंटेंट, राइट? वो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, उसमें आप ये पैरामीटर जो आपने बताए हैं डालते हैं, उससे अब वो जो आपका BMI आ जाता है एंड यू नो कि BMI कितना है। सो और दूसरा रफ आइडिया है कि जो मेल पेशेंट पर्सनस हैं उनकी जो बेल्ट है, बेल्ट का साइज 34 के करीब होना चाहिए। ये देखिए फीमेल का व्यूअर्स, मैंने वैसे 33। ही खोल के आपको दिखा दिया, ये होता है BMI कैलकुलेटर। अगर हम व्यूअर्स दिखा दें, मैं कोशिश करती हूँ। अब देखें ना, आपसे एज पूछी है, आपसे आपका कद पूछा है, आपका वजन पूछा है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मेल हैं कि फीमेल, राइट? सो एज, मेल फीमेल, हाइट और वेट, और डिफरेंट सिस्टम्स हैं इसको एक्सप्लेन करने के। मतलब अगर आपने मेट्रिक सिस्टम यूज़ करना है या आपने कोई और यूनिट यूज़ करना है या यूएस यूनिट, वो आप उसको खुद कर सकते हैं। केजी हो गया, वट हो गया। हाँ, आप केजी, पाउंड, सेंटीमीटर्स, इंचेस किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? देखिए नाज़रीन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में, आपकी जो इम्पोर्टेंट एसेट है ना वो आपका हेल्थ है। इसको मेंटेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइफस्टाइल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और आपकी खुराक का इस्तेमाल। फ़िज़िकल एक्टिविटी रेगुलर होनी चाहिए, खुराक जो है वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसके अंदर सब्जियां, दालें, गोश्त, दूध, अंडा, चावल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और इनको मिक्स करके रोटेट करके खाना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक चीज़ जिसे आप पसंद करते हैं आप रेगुलरली वही खाते रहें और कोई दूसरी चीज़ ना लें। सो जिस्म जो है ना वो एक केमिकल का मजमूआ है। अब जब आप एक ही तरह की खुराक लेते रहेंगे वो केमिकल जिस्म में ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे कम हो जाएंगे। इसका मतलब है जिस्म का केमिकल प्रोपोर्शन ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप बैलेंस फूड लें बाय रोटेशन, कि हर चीज़ आपकी खुराक में शामिल होनी चाहिए, इसको रोटेट करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी अपनी जारी रखें और कोशिश करें कि स्ट्रेस को जितना ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं,
क्योंकि स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इट्स इम्पॉसिबल। सो आप स्ट्रेस को मैनेज करना भी सीखें, क्योंकि स्ट्रेस जिस्म के सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा हर चीज को दबाव डालती है। इवन अल्सर्स के पैदा होने में भी स्ट्रेस का रोल है। जो मैदे के अल्सर हैं उनके अंदर स्ट्रेस एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। इसलिए इन 3 चीज़ों को मैनेज करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदगी में मददगार साबित होता है। डॉक्टर साहब, मेरा BMI 19.6 है। इस अंडर सर वेल डन कहे, सर वेल डन कहे। इस 19 19.6। सो यू जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड। 19 से नीचे नहीं होना चाहिए, 19 से हाँ ऊपर जी, ठीक उससे है। ऊपर ही। बट डॉक्टर साहब, मैं अपने आप को बहुत उस तरह से लेके चलती हूँ, एंड द रीजन दैट मेरा फैट कंटेंट बॉडी में इसलिए भी कम है बिकॉज आई वर्क आउट अ लॉट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ मसल कंटेंट। तो वो आपको पता है मसल फिर हमें बचा लेता है, और मसल की वजह से थोड़ा फैट कंटेंट वैसे भी कम हो जाता है। व्यूअर्स, एक बात जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं आपने कैसे 30-30 किलो कम कर लिए। मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैं बेड रेस्ट पे चली गई। उस बेड रेस्ट की वजह से डॉक्टर साहब आपको पता है नॉर्मल से डबल मेरा वेट बढ़ा, इसलिए क्योंकि बिस्तरे में लेट के खाती रहती थी। उस वक्त एहसास हुआ, ये जो मेरी लास्ट 2 प्रेगनेंसीज थी, फिर मेरी मिस कैरेजेस भी हुई, फिर माशाल्लाह अब 3 बच्चे हैं। बट डॉक्टर साहब, इन पूरी प्रोसेसेस से आफ्टर 5 प्रेगनेंसीज आई एम बैक टू द वेट दैट आई वाज इन माई टीन्स एंड माई 20s। सो बात यह कि जब जो आप बातें कह रहे हैं उन्हीं को अगर व्यूअर्स हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, कभी कभी 1+ ज़रूर खा लेती हूँ, कभी कभार निहारी खा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब क्रेविंग होती है उस वक्त बंदा थोड़ा सा खा ले, मैनेज हो जाता है। 4 दिन गुजरते हैं तो बंदा पागलों की तरह खाता है। तो थोड़ा सा मुनासिब अंदाज में, तमीज़ के दायरे में रह के। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट डिजीज़ है, कोई सीरियस फैटी लिवर है, तो फिर आपने बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। जिन लोगों को यूरिक एसिड है वो अपना पंगा करते रहते फिर वो गाउट में कन्वर्ट कर जाता है, फिर पिट रहे होते हैं। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइटिंग ना करें, सेहतमंद जिंदगी गुजारें। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं। हम आपको कोई नहीं कह रहे कि आपको डाइट प्लान फॉलो करें, अपनी जिंदगी को मॉडिफाई कर लें ताकि आप जो जी चाहते हैं एवरी नाउ एंड देन ट्राई भी कर लें, और उसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें। बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह वेस्ट में लोग डेली खाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी के उनके लेवल्स पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, बल्कि मॉर्बिडली ओबीस हो गए हैं वहाँ पे लोग। और पाकिस्तान में भी जो लोग खुशहाल घरानों से हैं वो भी मॉर्बिडली ओबीस होते चले जा रहे हैं। सो प्लीज़ लेट्स गो टूवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, जो हम पिछले 16 साल पे से इस प्रोग्राम पे आपको कह रहे हैं। डॉक्टर साहब खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और किचन में जल्दी से नजर डालते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी शेफ तैयबा, अब इतना लेक्चर देने के बाद अब हम 1+ दिखाने लगे। आई एम सो अब इसके बारे में क्या अब बंदा शर्मिंदगी में दिखा रहा है 1+। तो ये 1+ बिल्कुल व्यूअर्स तैयार हैं, और इसको हम कोल्स्लॉ और फ्राइज़ के साथ सर्व करें। आप इसको विदाउट केचप ट्राई कीजिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। हमने यही तो कोशिश की कि व्यूअर्स, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी तैयबा जी से भी ब्रेक में, उन्होंने कहा जुगन वो चटनियाँ और चीज़ें इतनी अनहेल्दी होती हैं, इतनी अनहेल्दी होती हैं कि उससे पता नहीं उसके अंदर मतलब बाकी चीज़ ठीक हो ना हो वो बहुत ही बुरा होता है। तो एटलीस्ट दिस इज़ लाइक बच्चों को आपने एक सैंडविच खिला दिया, साथ में आपने होममेड कोई चटनी पुदीने वगैरह इस तरह की बना दी, क्योंकि वो भी आपकी डाइजेशन के लिए अच्छी है। अगर उसमें आप बहुत मिर्चें ना डालें तो पुदीना इज़ ग्रेट, मिंट इज़ गुड फॉर योर स्टमक। तो उस किस्म की आपने कोई चीज़ तैयार कर दी। फ्राइज़ ना दें, पोटैटो वेजेस आप एयर फ्रायर में बना दें, वही किस्म की चीज़ हो जाती है, लेकिन थोड़ी हेल्दियर वर्जन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। भाई क्या बात है मुजम्मिल बेटा, वेल डन वेल डन, थैंक यू। वेल डन बेटे। आओ आओ भाई, मुजम्मिल रियाज हमारे साथ हैं, अ ब्रिलियंट एंड वेरी वेरी टैलेंटेड अपकमिंग आर्टिस्ट। मैं ज़रूर कहूँगी कि यू शुड वॉच आउट फॉर हिम। ये बच्चा बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। और सबसे प्यारी बात मुजम्मिल की कि आए हैं, खड़े हुए हैं, मुझे देखे और इजाज़त मांगी है। अव्वल तो ना तो मैं उस्ताद, ना मेरा ये लेवल, ना मेरी औकात, लेकिन सीनियर को रिस्पेक्ट देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है व्यूअर्स। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो बच्चे बाअदब होते हैं उनकी एक तो अपब्रिंगिंग साफ नज़र आती है इससे। उसके अलावा व्यूअर्स, इस फील्ड में म्यूज़िक हो गया, मीडिया हो गया, कोई भी फील्ड हो गया, स्पोर्ट्स भी हो गई, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और यही चीज़ फिर आपको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद देती है, क्योंकि उनकी दुआएं आपके साथ होती हैं। और व्यूअर्स, किस्मतें तो सिर्फ फिर दुआएं ही बदल सकती हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा, वेरी प्राउड ऑफ यू। देन आगे बढ़ते हैं भाई। 3 शहजादे, द 3 प्रिंसेस एंड द ब्रिलियंट किंग्स ऑफ द रेसलिंग वर्ल्ड आज हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स
पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान में रह के भी रेसलिंग की दुनिया में बहुत सी वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस यंग एज पे अगली जनरेशन के लिए भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। सो ऑलराउंडर्स जो हमारे साथ हैं, आइए उनसे मिलते हैं। तैयब रज़ा अमान पहलवान, मेरे दुश्मन, इंटरनेशनल रेसलर, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशियन मेडलिस्ट नेपाल, रुस्तम लाहौर, शेर पाकिस्तान, इंडो पाक चैंपियन दुबई, नेशनल चैंपियन पाकिस्तान, 20 से 25 इंटरनेशनल टूर डिफरेंट कंट्रीज के कर चुके हैं रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अस्सलाम वालेकुम तैयब। जी वालेकुम अस्सलाम। तुम पता ना मुझे तुम्हें तंग करने का बहुत मजा आता है और क्योंकि तुम सबसे ज्यादा लड़ाके हो भाइयों में, तो मेरा तुम्हारे साथ वैसे ही चलता रहता है। वैसे आप भी लड़ाके, मैं भी लड़ाकी हूँ ना, तो हम दोनों लड़ते ही रहते हैं। अब देखो रेसलिंग तो हम कर नहीं सकते, तुम्हारी अम्मा की उम्र की औरत हूँ, तो बस अब हम जुबानी लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं हम आगे। हमारे साथ हैं सज्जाद अमान पहलवान, बड़े ही बहादुर, बड़े ही स्वीट, बिल्कुल भी तैयब की तरह नहीं। अच्छा, मजाक कर रही हूँ तैयब के साथ भी, और मेरा एक फ्रॉम डे वन एक मजाक है और एक लाड है, तो ये हमारी छेड़ाछाड़ी चलती रहती है। ही इज़ अ वंडरफुल यंग मैन एंड अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन, और सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चलाते हैं सबको। हर बंदे का अपना एक टैलेंट होता है, मैंने ये भी जानना है कि इन सब में कौन क्या रोल अदा करता है एज अ टीम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सज्जाद अमान पहलवान, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट 2012 टू 2018 लगातार, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2014, नेशनल मेडलिस्ट 2018, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट 2019, देन 4th पोजीशन इन वर्ल्ड नोमैड गेम्स अस्ताना कजाकिस्तान 2024। ये अभी अभी इनकी अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, वेल डन। जी, अच्छा किया तैयब को नहीं लेके गए। अच्छा, जिनको लेके गए साथ उनकी बात जरूर जी, करेंगे। यासिर अमान पहलवान, बात कम करते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ी पते की बात करते हैं, राइट के रॉन्ग? अस्सलाम वालेकुम। इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट पटियाला इंडिया, देन इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2021, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2014, 2012, sorry, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2012, then इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2014, नेशनल चैंपियन 2019 एंड 2023, और आप भी 4th पोजीशन लेके आए हैं वर्ल्ड नोमैड गेम्स अस्ताना से 2024। अस्सलाम वालेकुम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू आज ऐसी आज खुशी हो रही है कि सिर्फ इन दोनों पे मैं फोकस करूंगी, तो मैं बात ही ओके। ये पहले तो इस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। देखिए, पूरी दुनिया में 4th आना, जी जी। हमारे पास वो वाली फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाहर के ममालिक में होती हैं, और उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना कैसा एक्सपीरियंस था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में रिप्रेजेंट करना एक ऑनर की बात है, और हमारा इस दफ़ा जो है वो वर्ल्ड नोमैड गेम्स में 60+ कॉन्टिजेंट था, जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों थे जी। 60+ कॉन्टिजेंट था हमारा, और उसमें मैं फ्लैग बीरर था पाकिस्तान की तरफ से। माशाल्लाह। और बड़े ऑनर की बात थी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कि मैं वहाँ पे फ्लैग बीरर था, और 100+ कंट्रीज़ वहाँ पे आई हुई थी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, रशिया और चाइना वगैरह, जो जितने बड़े स्पोर्ट्स के कंट्रीज़ हैं सब वहाँ पे पार्टिसिपेटेड थी। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें मज़ा आया, और बहुत ज़्यादा हमने वो कंट्री को भी एंजॉय किया। वहाँ पे स्पोर्ट्स को देख के, स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी भी रशियन कंट्रीज़ हैं वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देती हैं, और स्पोर्ट्स के लिहाज से वो मानी जाती पूरी दुनिया में जी। अच्छा यासिर, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हर बंदा चाहे साथ भी जाए तो एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। 8 लोग जाते हैं, एक बंदा आके कहता है यार मैं तो पता नहीं वाई, ये तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने लोगों के साथ कम्पीट करना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करना, और फिर इतने ज्यादा कंटेस्टेंट्स, ये तो नहीं है ना कि आप 4th आए हैं 6 लोगों में से। जी जी। यू हैव कम 4th आउट ऑफ सो मेनी कंटेस्टेंट्स। जी ऐसे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। भाई थे साथ, और गेम के हवाले से जो ना हमारी सोच थी कि हमको अच्छा करके जाएं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक दसा जो हमारा गया हुआ था उसमें सोच यही थी कि कोई ना कोई मेडल पाकिस्तान के लिए अच्छी अचीवमेंट हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस हवाले से हमारी भी यही सोच थी कि हम कोई ना कोई मेडल पाकिस्तान के लिए जीत के जाएं। तो उधर जितने भी कंट्रीज़ आए थे उनकी फैसिलिटीज़ और हमारी का काफ़ी डिफरेंस था जी। भाई उनके लिए तो जो ट्रेनिंग के उनकी चीज़ें होती हैं, उनके जो कोचेज होते हैं, आप लोग तो अपने अखाड़े में ही सॉर्ट आउट करते हैं जो भी करना होता है, चाहे पहलवानी की बात करें, रेसलिंग की बात करें।
जी ऐसा ही। तो मेरा थोड़ा सा वो गेम की तरफ ज़्यादा रुझान था, हल्ला गुल्ला तो सजाद भाई ज़्यादा करने में है। तो तैयब वाली हरकतें शुरू कर दी आपने भी शुरू? असर तो ये गया था साथ? नहीं, ये इस दफा नहीं गया। शुक्र है इसको छोड़ के गए थे, वरना इसने अन्नी मचा देनी थी वहाँ पे। इसकी इस दफा एंट्री नहीं गई, बाय मिस्टेक नहीं जा सकी। बाय मिस्टेक नहीं जी, जा by सकती। इसकी मिस्टेक चेक कर ले। मैं इसे कहता रहा हूँ, मैंने कहा सजाद मेरी एंट्री चेक कर लेना। कहता तू इजी रहे, तेरी एंट्री है। वेल डन। अच्छा एक बात बताते हैं, देखो खुद माशाल्लाह आई मीन योर अचीवमेंट्स आर माशाल्लाह अनबिलीवेबल लेवल की। जब भाइयों को देखते हो, जी देखो एक तो होता है ना खुद करना, जब अपने भाइयों को देखते हो तो क्या फीलिंग्स होती है? जी ज़ाहिर सी बात है, इन्हीं भाइयों को देख के मैंने रेसलिंग शुरू की है और इन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। ठीक है। और जब हम लास्ट टाइम जब हम नेशनल गेम्स में खेल रहे थे 2023 में कोयटा के अंदर जो ही थी, उसमें मैं वापडा की तरफ से था, भाई रेलवे की तरफ से, इस तरह जब इकट्ठे हुए हैं। और उस नेशनल गेम्स इवेंट के अंदर मेरे फादर कोच भी थे और हम माशाल्लाह 5 से 6 फर्द एक ही घर के ग्राउंड में खड़े थे जो एज अ प्लेइंग फील्ड में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हम एक घर में 2 प्लेयर होना बहुत मुश्किल होता है। और मैं इस चीज़ पे प्राउड करते हैं कि हम माशाल्लाह सब भाई स्पोर्ट्समैन कितने हैं भाई और हैं? रेसलर हैं। और जी टोटल कितने भाई हैं? 5 भाई हैं और माशाल्लाह। 5 के 5 हो इसके। जी, और 6-7 फादर कोच थे। तो ये एक ज़ाहिर सी बात है, एक प्राउड मोमेंट होती है कि एक ही फैमिली में रेसलर हैं। और माशाल्लाह मेरे चाचू भी जो हैं मोहम्मद मंशा और अकबर अलीवान, वो भी स्पोर्ट्समैन हैं। तो हम जो हैं एक रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और स्पोर्ट्समैन हैं। और इसी तरीक़ा से हम इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारी जो तीसरी नस्ल है जो स्पोर्ट्स के अंदर जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। लेकिन एक बात है, देखिए रेसलिंग तो अपनी जगह, लेकिन जब पहलवानी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये एक डाइंग स्पोर्ट है, लेकिन अभी एक डाइंग स्पोर्ट है, मतलब ख़त्म होने को जी, है। जी। क्या ये सच है? और अगर है तो क्यों? असल में ना, अगर आप तकसीम पाक हिंद से पहले देखें, जो पहले पहलवान थे, हर रियासत के पहलवान होते थे, रियासत के जो राजा होते थे वो उनको पालते थे, क्योंकि उस वक्त ये कंसेप्ट समझा क्योंकि उस जाता जमाने था। में एक तो म्यूजिक, जो म्यूजिकल घराने होते थे, जी। एक तो उनको ये एक ऐसा होता था जो उनके दरबार का हिस्सा होता था, और इसी तरह पहलवान भी उनके पहलवान। दरबार का हिस्सा होते थे। इसी तरह बिल्कुल रेसलिंग, क्योंकि और एक ये नहीं कि एंटरटेनमेंट जी। के लिए रखा हुआ है, प्रॉपर उनको मतलब शहजादों की तरह, मतलब बादशाह है तो शहजादों की तरह उनको रखता इसी था, तरह, क्योंकि इसी वो उनके लिए एक प्राइड का मोमेंट होते थे। इसी तरह क्योंकि बिल्कुल। डिफरेंट एरियाज के लोग आते थे, उनके बंदे रिप्रेजेंट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, उनकी वाह होती थी। इसी तरह क्योंकि वो जब दंगल होते थे, ऑर्गेनाइज होते थे, एक रियासत का पहलवान दूसरी रियासत के पहलवान से जब फाइट कर रहा है, तो जो रियासत का एक सरबराह होता था, राजा होता था, उसको ये होता था कि जी मेरा जो रियासत का वो बंदा जीतना चाहिए। क्योंकि उस वक्त ये भी एक कंसेप्ट समझा जाता था कि जिस रियासत के ज़्यादा पहलवान हैं और ज़्यादा ताकतवर हैं, वो जंग में भी बहुत ज़्यादा उनकी जो सिपाह बहुत मजबूत होगी। तो इस वजह से वो रेसलिंग को बहुत ज़्यादा फोकस देते थे। अब वही तो बात है ना व्यूअर्स, एक ऐसी चीज़ जो बादशाहों के ज़माने से चलती चली आ रही है और हमारी ट्रेडिशन है, नो डाउट रेसलिंग बड़ी कूल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो पहलवानी है वो तो हमारे कल्चर में इतनी डीपली रूटेड है। सोमिल तुम टेंशन ना लो, मैं तुमसे नहीं बात करूंगी पहलवानी की, हम तुम्हें ऑडियंस में बैठा देंगे, तुमसे पहलवानी नहीं कराएंगे। लेकिन हमारे कल्चर से जो रिलेटेड चीज़ें होती है मुजम्मिल, उनको भी तो हमें प्रमोट करना चाहिए। श्योर। अब देखो म्यूजिक से भी अब हम क्लासिकल म्यूजिक से कितने दूर चले जा रहे हैं, ऐसे ही जबकि क्लासिकल म्यूजिक बेस है, आप लोगों की बेस पहलवानी है, इसलिए इवन कम फैसिलिटीज के साथ आप रेसलिंग में हमें इस लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग नहीं समझते। स्पोर्ट्स एक साइंस बन चुकी हुई है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे हर प्लेयर का डीपली एक मायना होना चाहिए कि इसे किस चीज़ की कमी है, ये अगर स्टेमिना से मार खा रहा है तो इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, या इसे किसी सप्लीमेंट्स या इस तरह का एक तरीकाकार होना चाहिए। आप देखें अगर रिसर्च सेंटर यूएसए में भी हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो ज़्यादा ओलंपिक्स में आपको नुमाया नज़र आते हैं, तो वो प्लेयर्स के साथ इस तरह चल रहे होते हैं। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इस केस के ऊपर अब काम बहुत
मेजर लेवल पे हो रहा है। हो रहा है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप तीनों भाई, बल्कि पांचों भाई, कौन क्या रोल अदा करता है? एक तो रेसलिंग है ना, एक पहलवानी है, उसके अलावा हर बंदे का अपना एक रोल होता है। जैसे कि आपने अप्लाई करना है चीज़ों के लिए, आपने मीडिया साइड को देखना है, आपने किसी और साइड को देखना है, तो आप लोगों के भाइयों में भी क्या काम तकसीम हुए हैं, जी। ये भी मैं जानना चाहूँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. The kings of the wrestling world are with us, माशाल्लाह से। और हम बात पहलवानी की भी हमने की, क्योंकि कैसे हो सकता है कि आप किसी की बेस, किसी की रूट की बात ना करें। अल्टीमेटली तो इन बॉयज़ की एक ट्रेडिशनल, एक फैमिली में एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है पहलवानी का, एंड उसी के थ्रू फिर ये लोग रेसलिंग की तरफ भी आए। सो ऑफ कोर्स एज यू नो, तैयब हमारे साथ हैं, सज्जाद हमारे साथ हैं, यासिर भी हमारे साथ हैं। तो यासिर साहब ये बताइए कि आप में फैमिली में हर बंदे का कोई ना कोई एक रोल होगा, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ स्पोर्ट्स पीपल हैं, और हमारे मुल्क में ये एक ट्रेजेडी है कि सारा काम खुद ही देखना पड़ता है। ऐसे ही। एक कोच होता है और एक प्लेयर होता है, और वो फिर अपनी प्रमोशन भी खुद, सारा कुछ ही खुद करना पड़ता है। तो फैमिली में 5 भाई और फिर अब्बू एंड देन ऑब्वियसली दूसरे फैमिली मेंबर, आप लोग हर बंदे का क्या क्या रोल है इसके अंदर? जी, फैमिली में मेरा रोल जो है ना वो है कि जितना भी अपने भाइयों को एक्सरसाइज करवानी है, इनकी डाइट प्लान सारा बनाना है, और घर में जो भी इनकी खाने की जो भी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करनी है, और बिजनेस का काम जो है वो सज्जाद भाई देखते हैं ठीक है। सारा। आपका क्या काम था? जी रियल स्टेट का काम ठीक है। करते हैं, और मैं ज़्यादातर ऑफिस अपने 2-3 ऑफिस है हमारे, वहाँ जाना वो होता और है। ये कैसे मैनेज करते? बस वो मैनेज करना पड़ता है, जारी बात है। रेसलिंग आपको पता है कि इतने अर्निंग नहीं है इसमें, साथ-साथ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो वो फिर वो साथ हमने बिजनेस भी देखना होता है। ठीक है। तो साथ साथ वाले साहब और मैं वो ज़्यादातर वो देखते हैं। ऑफिस में जाते और हैं। वाले साहब कोच भी हैं। जी कोच भी हैं, फिर शाम को और ट्रेनिंग इकट्ठे स्टाफ करते हैं। भी है साथ इसके, जी, तो जी। मैं वो तो इसीलिए ऑब्वियसली जी, वो जी, तो हो है। जाता है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? मैं खेल तो तमाशे के अलावा कुछ करते हो? मैं बता रहा हूँ, मैंने MSc फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की हुई नहीं है। तो मैं तुम्हें मेडल दूं इस चीज का। घर में क्या हेल्प करते हो, ये बात नहीं बता हुई। रहा हूँ, रेसलिंग मेरे पे ज़्यादा कह लें, फोकस ज़्यादा है मुझ पे है। सुबह 3-4 घंटे है, शाम को 3-4 घंटे हैं, तो ये है कि मैं जो है वो ज़्यादा रेसलिंग कर रहा हूँ, और रेसलिंग से फिर जो पैसे आते हैं फाइट करने के बाद, तो वो वापस री इन्वेस्ट होते हैं हाँ जी। काम के अंदर। जी, जी, अच्छा यासिर भाई ये बताइए कि बाकी 2 भाई फिर क्या करते हैं, उनका क्या क्या? जी, दूसरे 2 भाई असल में डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है उनका भी, एक का रेलवे से है, दूसरा का वापडा से। ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स के साथ साथ जॉब भी कर रहे जी हैं। जॉब भी करते हैं, और अखाड़े में लड़कों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हमने एकेडमी बनाई हुई है जी अपनी। वही तो कह रही थी और- कि अगली जनरेशन को भी जी, तैयार और कर रहे हैं। यासिर भाई जो वो तो खैर आप लोग जैसे बराए नाम ही कर रहे हैं, जी। जितना वो देते हैं उतने में तो खर्चा ही सिर्फ निकलता इसी तरह है, ही। बट बेसिकली आप इस चीज को आगे चलाना चाह रहे जी हैं। ऐसा, जी, इसी तरह। क्योंकि हमारी नस्ल दर नस्ल काम चल रहा है, दादाजी से शुरू हुआ है, तो वाला साहब आए, उसके बाद हम भाई, मैं आया हूँ, मेरे बाद बिलाल भाई आए, आफस भाई आए, फिर सज्जाद, तैयब वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने बच्चों के लिए भी यही है कि क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो फैमिलीज़ हैं ना, जो पहलवानों की जो औलादें हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को भी पहलवान बनाएं। उस तरफ भी हमारी काफ़ी तवज्जो है इंशाल्लाह। वेरी गुड, ऑसम। अच्छा आप ये बताइए कि इंडिविजुअल अब गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह अभी तो साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में हो रही हैं फरवरी मार्च के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट गोल वो है। और आगे रूस में लाहौर भी हो रहा है, रूस में पाकिस्तान भी हो रहा है, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। जी आगे इंशाल्लाह 2025 में किर्गिस्तान में ट्रेडिशनल गेम्स का इंटरनेशनल इवेंट है, वहाँ पे कोशिश करेंगे इसका डाल देना नाम नहीं, इसका। इंशाल्लाह इस दफ़ा इनकी इस दफ़ा कमी बहुत महसूस हुई है। अगर तैयब भाई साथ होते हाँ, क्योंकि तो कोई हम अच्छी पागल करने पोजीशन। वाला और तंग करने वाला नहीं था। और ऑनेस्टली शायद 3rd या 2nd पोजीशन भी जी आ जी ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ऑफ कोर्स। वो कुछ जरा ऊंच जी, नीच हो गया जी, मामला जी, उस जी, एंड पे, जी, बट बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखिए जो next होता है अल्लाह की मर्जी से जी, होता जी, है। बिल्कुल और ऐसे। 4th पोजीशन इज अ जी वेरी जी बिग डील बिल्कुल। अगेन, इतने ज्यादा देखिए पहले पाकिस्तान में सिलेक्ट होना, फिर जाके आपने रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, और वहाँ पे 100+ कंट्रीज हैं, वहाँ से पोजीशन लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। जी सर। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है आप तो हमारी- देखिए अब अब्बू के बाद आप हेड बनते हैं जी, फैमिली जी, के ऐसे, माशाल्लाह से। हाँ जी। तो नेशनल गेम्स आ रही है पाकिस्तान में, वो भी है, उसके बाद जो है वर्ल्ड मैथ्स गेम जो हो रही है अपना किर्गिस्तान में, उसके लिए भी एक इंशाल्लाह मेडल लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक बॉयज, सो प्राउड ऑफ यू। जी, बहुत और व्यूअर्स एक बात बताऊं, जितना
मैं इंजॉय करती हूँ इन बॉयज़ के साथ बैठना, इनके अब्बू आ जाएं, बाकी इनके भाई आ जाएं, लिटरली लगता है कि जैसे आप एक फैमिली के साथ बैठे हुए हो। और जितने अदब, जितने रिगार्ड और जितने प्यार के साथ मेल फीमेल सबके साथ ये डील करते हैं। मैं एक बात बताऊँ, पहलवानी आपको स्पोर्ट्स और स्पेशली पहलवानी आपको ये चीज़ भी बहुत सिखाती है। आप जो देख रहे होते हैं फ़ाइट, आप सिर्फ वो देख रहे होते हैं, जो अदब, रिगार्ड, रिस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं उसी अखाड़े के अंदर, वो चीज़ अक्सर मिस हो जाती है। सो मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि इट इज़ अ प्लेजर एंड एन ऑनर इन लोगों को होस्ट करना प्रोग्राम पे। जब भी आते हैं दिल खुश हो जाते हैं। और अब्बू को और घर वालों को मेरा बड़ा ख़ास सलाम और प्यार। मेरा बेटा, आप क्या सुना के शो को क्लोज करो? मैम अभी रिसेंटली मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, दिल नहीं उलाना, जिसे इरफान शूर साहब ने लिखा है, तो वो सुनाऊंगा। और ऑनलाइन बड़ा पॉपुलर भी जा रहा है जी, और लोग उसे एंजॉय भी कर रहे हैं और बड़ा शेयर भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेटा, बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर ऑल्सो। और आपसे सुनते सुनते शो क्लोज करें।